नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र ने गूगल के सीईओ पिचाई को लिखा पत्र। निवेश की योजना में उत्तराखंड को शामिल करने के साथ आईटी सेक्टर में निवेश का किया अनुरोध। सीएम त्रिवेंद्र का ऐलान, हरिद्वार में तय समय पर होगा कुंभ का आगाज। अखाड़ों की व्यवस्था बनाने के लिए दी जाएगी धनराशि। प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमितों के लिए इलाज को मंजूरी। आयुष्मान गोल्डन कार्ड पर कैशलेस होगा कोविड के मरीजों का इलाज। अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए सितंबर से शुरू हो सकती है चारधाम यात्रा। देवस्थानम बोर्ड के सीईओ ने दिए संकेत। उत्तराखंड में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, 24 घंटे के अंदर मिले 451 संक्रमित, 5300 पहुंची मरीजों की संख्या। और प्रदेश में 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने की जताई आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते खबरों का। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया। वहीं बोर्ड का गठन और राज्य गठन के बाद सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम बताया गया है। सरकार का यह भी दावा है कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। बोर्ड का गठन सभी तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज के हक पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। न्यायालय द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था और आज इसको ओपन किया गया है। हम देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई थी और कुछ दिन पहले उसका निर्णय न्यायालय द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था और आज इसको ओपन किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय के निर्णय पर सबको विश्वास होगा, सबको विश्वास करना चाहिए। अब तो सरकार और न्यायालय दोनों का निर्णय एक जैसा हो गया है। हरिद्वार में होने जा रहे महाकुंभ को लेकर आज उत्तराखंड सचिवालय में बुलाई गई अहम मीटिंग को कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक छोड़कर चले गए। आपको बता दें, आगामी महाकुंभ को लेकर तमाम विभागों के अधिकारियों को बुलावा भेजा गया था, लेकिन 12:30 बजे शुरू होने वाली बैठक में सिर्फ चुनिंदा अधिकारी ही नजर आए, जिसको लेकर माननीय मंत्री का पारा चढ़ गया। उसके बाद मदन कौशिक ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, खरी खोटी सुनाकर सचिवालय में बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। इस बैठक में कुंभ से कार्य कर रहे तमाम विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया था, जिसमें लोक निर्माण विभाग, परिवहन, साथ ही साथ हरिद्वार जनपद में कुंभ के तैनाती के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। कुछ अधिकारी तो यहां पर मौजूद रहे, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते मदन कौशिक ने जमकर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। सुधांशु जी हैं, सारे सचिव ठीक नहीं है स्थिति भाई। अब क्यों नहीं आते अधिकारी जब बैठक में हमने बैठक बुलाई? क्या मतलब अधिकारी का नाम है? पर अधिकारी को नहीं सकते आने का तो क्यों बुलाऊं मैं बैठक? क्यों मुझे जरूरी समीक्षा करनी? पहाड़ों में आफत की बारिश जारी है। बीते 2 दिनों से केदारनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। बारिश का सीधा असर केदारनाथ धाम की यात्रा पर पड़ रहा है। लगातार बारिश होने से केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आ गई है। वहीं बारिश के कारण केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। हाईवे पर बांसवाड़ा में पहाड़ी से पत्थरों का गिरने का सिलसिला लगातार जारी। हाईवे बंद होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी सच साबित होती दिखाई दे रही है। 2 दिनों से केदारनाथ धाम सहित रुद्रप्रयाग जनपद के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी है। बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे जगह जगह बाधित हो रहा है। हाईवे पर बीते 1 सप्ताह से बांसवाड़ा में पत्थर और मलबा गिर रहा है। यहाँ पर आवाजाही करने वालों के साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश के कारण केदारनाथ धाम में अत्यधिक ठंड भी बढ़ गई है। पिछले 1 सप्ताह से केदारनाथ धाम में धूप ने दर्शन नहीं दिए हैं।
केदारनाथ घने कोहरे की चपेट में है। इसके अलावा केदारनाथ धाम में चल रहे पुनः निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। बारिश का असर केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों पर भी पड़ रहा है। राज्य के लोगों के लिए यात्रा खुलने के बाद यात्री केदारनाथ धाम आने लगे थे, लेकिन पहाड़ों में अब हो रही लगातार बारिश के कारण यात्रियों की संख्या में भी कमी आई है। इसमें सभी थाने चौकियों के माध्यम से पूरे जनपद में 22 स्थान चिन्हित किए गए हैं जो कि आपदा प्रून है, चाहे वो नेशनल हाईवे के हों चाहे ट्रैक के हों। और जो भी एजेंसी, जो भी निर्माणदायी संस्था उन मार्गों का रखरखाव करती है, वो स्थानों की सूची उनको प्रेषित की जा चुकी है और उनको ये कहा गया है कि वहाँ पे विशेष ध्यान रखें और अगर कभी मलबा आता है या रास्ता बंद हो जाता है तो जितनी जल्दी हो सके वो उसको हम क्लियर कर सकें। और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में हमारे द्वारा बोर्ड लगाए गए हैं और जो मिरर होता है जिससे कि ऐसे मोड़ जहाँ पे कि ब्लाइंड टर्न्स हैं वहाँ पे मिरर जो है वो मुख्यालय से हमें प्राप्त हुए हैं, वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। फिलहाल पहाड़ों में मौसम इसी प्रकार रहेगा। अगले 3 दिन भी बारिश के साथ गुजरेंगे। ऐसे में सभी को अलर्ट किया गया है। रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि सभी थाने और चौकियों के माध्यम से 12 हाईवे और ब्रांच रोडों पर 22 डेंजर चिन्हित किए गए हैं और सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित जुमरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना के चलते अभी तक जो चिंताएं थी वो राज्य सरकार की थी कि कैसे जनता को इस वायरस से बचाया जा सके, लेकिन अब कोरोना ने सेना के जवानों को भी अपने निशाने में लेना शुरू कर दिया है, जिसमें अभी तक देहरादून में 150 के करीब सेना के जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सैनिकों में फैले इस संक्रमण पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी लगातार सेना के अधिकारियों से संपर्क बना रहे हैं और हर जरूरी सामान सेना को मुहैया करवाया जा रहा है। आपको बता दें, सेना के जवानों में फैले कोरोना संक्रमण को लेकर मोदी भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस बात पर चिंता जाहिर कर चुके हैं, जिसके बाद अब सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की अलर्ट मोड पर आ गई है। देखिए, हम सेना के लगातार संपर्क में हैं और जो भी नागरिक प्रशासन की तरफ से उनको मदद की आवश्यकता होती है, चाहे वो दवाई हो, मास्क हो, वीटीएम किट हो या एंटीजन किट हो, जो भी उनकी डिमांड आती है हम उसको तुरंत पूरा कर रहे हैं। और उसके अलावा जो सैन्य क्षेत्र पे हैं वहाँ पर जाकर के हम खुद निगरानी कर रहे हैं और वहाँ के चिकित्सक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी सेना के जवान हैं, डोकलाम विवाद के बाद से भारत चीन के रिश्ते में खटास का असर केवल सरकार पर नहीं बल्कि आम लोगों पर भी दिखाई दे रहा है। इसका ही नतीजा है कि बाजारों में चीनी सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। राखी त्योहार को लेकर नैनीताल के बाजारों में राखी की दुकानें सजने लगी है, लेकिन कोविड-19 के कारण बाजारों में रौनक नहीं देखने को मिल रही। हालांकि बहनें मास्क पहनकर अपने भाइयों के लिए राखियां खरीद रही हैं। बाजारों में राखी विक्रेताओं ने चाइनीज राखियों का पूरी तरीके से बहिष्कार किया। हैंडमेड राखियां बेच रहे लोगों पर ग्राहक भी स्वदेशी राखियां ज्यादा लुभा रही हैं। बहनें भी चाइनीज सामान के विरोध में उतर आई हैं। हाँ, जब भी होगा स्कूल में ठीक रहता जी। का भी निकालवा के टीवी में में तो कोई है नहीं, तो मैं राखी ले रही हूँ और उनको पोस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ खास एक्साइटमेंट दिख नहीं रहा अभी कोविड की वजह से। काफ़ी कम क्राउड है, काफ़ी कम लोग हैं, लेकिन यहाँ राखियाँ बहुत सुंदर आ रही हैं। चाइनीज़ राखियाँ तो नहीं है, सब आई थिंक मेड इन इंडिया ही राखियाँ हैं और बहुत खूबसूरत है। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जीविका संरक्षण और विक्रय विनिमय योजना के अंतर्गत ठेला और फेरी पर सब्जी बेचने वाले लोगों को कचनीकरण का किया गया है, जिन्हें वेंडर जोन में जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें कि बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी के नगर पंचायत के कार्यालय में नगर पंचायत के अधिकारियों समेत बाजपुर तहसीलदार के साथ बैठक करी गई। बैठक केंद्र सरकार द्वारा ठेला और फेरी से सब्जी और फल बेचने वाले लोगों के लिए चलाई जा रही जीविका संरक्षण और विक्रय अधिनियम लाभकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही साथ वेंडर जोन में काम करने वाले लोगों को चिन्हित किया गया है।
नगर पंचायत सुल्तानपुर के अंतर्गत जो फेरी जो लगाते, फेरी लगा के ठेला व्यवसाय वगैरह अपना काम करते हैं, साग सब्जी वगैरह बेचते हैं, उनके लिए उनका 27 लोगों का चयन किया गया है और उनको स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। वेंडर जोन बनाया गया है। ये मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जो है वेंडरों को, नगर क्षेत्र के वेंडरों को स्वावलंबी बनाने के लिए रखी गई है और इसमें राज्य सरकार के भी निर्देश हुए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आखिरकार श्री बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष वार्षिक अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का ऐलान कर दिया। मंगलवार को उपराज्यपाल जीसी मुर्मू की अध्यक्षता में हुई श्राइन बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस साल नहीं होगी बाबा अमरनाथ यात्रा। बढ़ते कोरोना प्रकोप को देखते लिया फैसला। जारी रहेगा आरती और पूजा का लाइव प्रसारण। सरकार की सलाह के बाद श्राइन बोर्ड का फैसला। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आखिरकार श्री बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष वार्षिक अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को राज्यपाल जेसी मुर्मू की अध्यक्षता में हुई श्राइन बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही यात्रा पर जारी असमंजस दूर हो गया। तीर्थ यात्रा से जुड़े धार्मिक अनुष्ठान समय पर पूरे किए जाएंगे। दशनामी अखाड़े से चलने वाली छड़ी मुबारक परंपरागत ढंग से रवाना होगी और श्रावण पूर्णिमा को पवित्र गुफा में प्रवेश करेगी। बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि बैठक में प्रदेश प्रशासन, अदालत, अन्य संबंधित पक्षों द्वारा अमरनाथ की वार्षिक तीर्थ यात्रा को मौजूदा परिस्थितियों में संपन्न कराने संबंधी दिए गए सुझाव, निर्देशों पर विस्तार से चर्चा की। बोर्ड के सदस्य इस बात पर सहमत नजर आए कि मौजूदा हालत में श्री अमरनाथ की वार्षिक यात्रा की अनुमति प्रदान करना जनहित में सही नहीं है। अधिकारियों के अनुसार अगर यात्रा की अनुमति दी जाती है तो स्वास्थ्य अमले और नागरिक और पुलिस प्रशासन का पूरा ध्यान कोविड-19 को हराने की मुहिम के बजाय तीर्थ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और अन्य प्रबंधों पर केंद्रित हो जाएगा। इससे कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका है। नैनीताल पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ बैंक में नकली नोट जमा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा भारतीय स्टेट बैंक के मल्लीताल स्थित मुख्य शाखा के मुख्य प्रबंधन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर दर्ज किया गया। मोहम्मद यूनिस ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक के मल्लीताल शाखा में अप्रैल 2019 में मार्च 2020 तक लगभग 15,200 रुपए के 17 जाली नोट विभिन्न तिथियों को जमा किए गए थे। स्टेट बैंक की ओर से दी गई तहरीर में इन नोटों को जमा करने वाले व्यक्तियों के बैंक खाता नंबर की जानकारी भी पुलिस को उपलब्ध करवाई गई। इनमें से कुछ शराब कंपनियों से संबंधित लोग भी बताए जा रहे हैं। मल्लीताल पुलिस का कहना है कि 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अपराधियों के संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बीस में जो इनके लगभग 17 नोट इनके उसमें फेक पाए गए थे, तो उनको उस संबंध में इसमें फर्जी नोट रखने के आरोप में लगभग 16 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। खबर लाल कुआ से, जहां कोरोना का बड़ा धमाका हुआ है। आपको बता दें 96 कोरोना जांच के 23 की रिपोर्ट कल निगेटिव आई है। बाकी 73 लोगों की रिपोर्ट 30 परिणामों में कोरोना निकला है और जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें से 29 पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिसमें कोतवाली समेत पूरे क्षेत्र में सनसनी मची है। वहीं कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक और नगर के बड़े अधिकारियों की रिपोर्ट का अब इंतजार है। क्षेत्र में कोरोना से संबंधित सबसे ज्यादा 30 में से 29 पॉजिटिव वाली रिपोर्ट के बाद पूरे शहर में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। और उप जिलाधिकारी विवेक रॉय ने अदालतों और आसपास के लोगों को आग्रह करते हुए कहा है कि बेवजह सड़क पर ना घूमें, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए घर पर ही रहें।
पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के मौसम में पाई जाने वाले जोंक जैसे हीरोडोनिया नाम से कहा जाता है हृदय रोग गैंग्रीन के उपचार के साथ कई प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी जैसे शाल चिकित्साओं के लिए उपयोगी साबित होने वाले जोंकें अब कम हो गई हैं। जोंकों के उजड़ने में प्रमुख कारण वाहनों से होने वाला प्रदूषण माना जा रहा है। पर्यावरणविद विनोद पांडे बताते हैं पहाड़ में बरसात के दौरान जंगलों और पैदल मार्गों पर जोंकों से सामना होना आम बात हो जाती है, लेकिन बदलते समय में प्रदूषण के कारण जोंकें अब बहुत कम हो गई हैं। हीरोजीन के इस रासायनिक गुण के कारण जोंक का प्राचीन काल में उपयोग होता था। आज हीरोजीन की अत्यधिक मांग होने के कारण ईस्ट व जीवाणुओं को सहायता से इसके प्रयोगशाला में कई रिंकबिनेट और समान गुण वाले रसायन बनाए जाने लगे। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी दून में कोरोना महामारी जैसे जैसे अपने पैर पसारती जा रही है, वैसे वैसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। जहां पर सरकार के द्वारा अपनी कई नई टेस्टिंग लैब की शुरुआत की गई है, वहीं निजी लैब को भी टेस्ट करने की अनुमति दे दी गई है, जिसके साथ ही समय की बचत व समाज में इसके फैलाव को रोकने के लिए ICMR की गाइडलाइन के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा देश के चिन्हित 31 रेड जोन से आने वाले सभी लोगों के एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं देहरादून की बात की जाए तो 13 जुलाई से इस टेस्ट की शुरुआत की गई है। अब देहरादून जनपद में आने वाले ऐसे लोगों को 775 एंटीजन टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 27 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिनका कोविड केयर सेंटर में उपचार चल रहा है। वहीं सर्विलांस अधिकारी कोविड केयर डॉक्टर राजीव दीक्षित का कहना है कि इस टेस्ट से काफी सहूलियत होती है। इसकी खास बात यह है कि इसकी टेस्ट रिपोर्ट 15 से 20 मिनट के बीच आ जाती है। साथ ही साथ डॉक्टर दीक्षित ने बताया कि जल्द ही जिले के अंदर कम्युनिटी में इसकी शुरुआत POC के जरिए की जाएगी। जो नागरिक बाहर से आते हैं, दूसरे प्रदेशों से आते हैं, एयरपोर्ट पर या आशा रोड़ी दूसरे बॉर्डर्स के थ्रू जो है वहाँ हम इसका उपयोग कर रहे हैं। 13 तारीख से अभी शुरू किया है और अभी करीब जो है 775 टेस्ट किए गए थे, जिसमें से जो है 27 पॉजिटिव आए हैं। आज भी जो है करीब 100 से ऊपर टेस्ट किए थे, जिसमें से जो है 10 पॉजिटिव आए हैं। तो टेस्ट बहुत अच्छा है सर्विलांस के लिए जो है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंशियारे में बीमार महिला गोविंदी देवी का उपचार चल रहा है, पर यह एक्सक्लूसिव वीडियो दुर्गम क्षेत्रों के विकास की बात और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली महज दिखावा साबित करने के लिए काफी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
ये तस्वीरें सूबे में विकास की बात को दर्शाती हैं। जरा गौर से देखिए दुर्गम क्षेत्रों के विकास की तस्वीरें। यह संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली महज दिखावा साबित करने को काफी है। जी हां, पिथौरागढ़ जिले में मुंसियारी तहसील के हरकोट गांव से विचलित करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां तहसील मुख्यालय मुंसियारी को जोड़ने वाला मोटर मार्ग आपदा के चलते पूरी तरह से बंद है। हरकोट गांव निवासी गोविंद देवी जो बीमारी के कारण चल पाने की स्थिति में नहीं थी और उन्हें अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई। फिर क्या था, गांव के करीब दर्जन भर युवाओं ने जिम्मेदारी समझते हुए विषम परिस्थितियों में उन्हें चिकित्सा केंद्र मुंसियारी तक पहुंचाया। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। 2 डंडों और एक कुर्सी के सहारे बनाई गई डोली में बिठाकर टूटे हुए रास्तों और उफनते नालों को पार कर पाना साधारण काम नहीं होता है। यहाँ बीमारी के साथ अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है। देखा कि सीमांत क्षेत्र में लोग कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। फिलहाल तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंसियारी में बीमार महिला गोविंद देवी का उपचार चल रहा है, पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो दुर्गम क्षेत्रों के विकास की बात और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली महज दिखावा साबित करने को काफी है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। कोटद्वार सिद्धि वाले मंदिर के पीछे नदी में पुलिस ने एसडीआर की टीम की मदद से एक युवक को शव बरामद किया है। एसडीआरएफ ने शव को नदी से निकालकर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने शव को कब्जे से लेकर कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग दुगड्डा के पास से बादल फटने से कार बह गई थी, जिसमें से 3 लोग सवार थे। एसडीआरएफ की टीम द्वारा एक व्यक्ति को रेस्क्यू करके नदी से निकाल लिया गया, जिसकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। 2 लोग लापता थे। एसडीआरएफ की टीम द्वारा दोनों युवकों के शवों को कोटद्वार, काशी रामपुर और सिद्धाबली मंदिर के समीप नदी के रेस्क्यू से बरामद किया गया है। ड्राइवर उसी समय मिल गए थे जो उस समय तो जीवित थे, हॉस्पिटल ले गए थे और वहाँ उपचार के दौरान इनकी मौत हो गई थी। इनकी शिनाख्त कल ही हो गई थी भूपेंद्र सिंह नाम से। उसके बाद दूसरा शव हमें जो मिला था वो रात के करीब 8 बजे मिला था काशी रामपुर तल्ला खो नदी से। उसकी शिनाख्त हिमांशु गुप्ता निवासी दुगड्डा के रूप में हुई है। और अभी हमें थोड़ी देर पहले तीसरा शव मिला है जिसकी शिनाख्त हुई है कुलभूषण बटथवाल। ये रोहिणी तल्ली गांव है दुगड्डा की तरफ, वहाँ के हैं। खबर विकासनगर से, जहां खालसी थाना अनुच्छेद के जुड्डो मुख्य मोटर मार्ग पर करीब 12 किलोमीटर आगे यमुना पुल के पास एक लोडर ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरे। ट्रक ड्राइवर इस हादसे में बाल बाल बच गया, जिसमें मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने ट्रक से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब मोरी क्षेत्र से एक ट्रक अनलोड होकर वापस लौट रहा था, जहां यमुना पुल के पास ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में लुढ़क गया, जिसके चलते ट्रक में सवार चालक घायल हो गया। विगत दिवस बढ़ते हुए पेट्रोल, डीजल व महंगाई के विरोध में उत्तरकाशी में हुए कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके विरोध में कांग्रेस संगठन सामने आ गया। प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट ने भाजपा द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित अन्य नेताओं पर लगाए मुकदमे की घोर निंदा करी है। साथ ही साथ कहा है कि कांग्रेस पार्टी बढ़ती हुई महंगाई व जनता की रोजमर्रा की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन समस्या को सुनने और सुलझाने के बजाय कांग्रेस सहित आम जनता पर मुकदमा दर्ज कर रही है और विधायक, मंत्री, सांसद सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार बजाय इस तरफ ध्यान देने के लिए सरकार जन संघर्ष पर पहरा लगाने का काम कर रही है। कांग्रेस व कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को उठाती रहेगी। सरकार की जन विरोधी नीति का पुरजोर विरोध किया जाएगा। जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और नेता जगह जगह जाकर के सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं और आप मुकदमे दर्ज कांग्रेस नेताओं पे कर रहे हैं। जनता इसको जवाब अवश्य देगी और जनता इंतजार में बैठी है। आप जितना ध्यान कांग्रेस नेताओं पर मुकदमे दर्ज करने में लगा रहे हैं, अगर इतना ध्यान जन समस्याओं को निपटने में लगाते हैं तो कांग्रेस को सड़कों पर उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखिए हमारे साथ हमारा छत्तीसगढ़। नमस्कार।
के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां कोरोना से भारत समेत पूरा विश्व लड़ रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश कोरोना जैसी विपत्ति काल में भी एक कदम आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार ने 35 लाख से अधिक श्रमिकों की सकुशल घर वापसी करा दी। किसी भी आगंतुक परिवार को अन्न की समस्या न हो, इसलिए हर परिवार को राशन किट भी प्रदान किया गया है। अब बारी थी घर लौटे युवकों के आजीविका के इंतजाम की। 26 जून से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का महाअभियान। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, इसके अंतर्गत 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। घर आए श्रमिकों को स्किल मैपिंग कर हर क्षेत्र का डेटाबेस बनाया गया और इसके उपरांत आज अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश में 1.25 करोड़ कामगारों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। दिल्ली से नासिटी लौटे अजीत कुमार के लिए गांव में पुनः रोजगार पाना एक समस्या थी, परंतु आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना के शुभारंभ से अपने ही गांव में वृक्षारोपण का काम मिल गया है। 10 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, होटल में जॉब करता था। लॉकडाउन बढ़ता हुआ गया तो वहाँ पे फिर मेरे को बुलाया नहीं गया। फिर यहाँ पे गाँव में मेरे को रोजगार मिला, मनरेगा का काम मिला था। खाना पीना के लिए सरकार दे रही है, वैसे राशन दे रही है, अपना गेहूँ चावल चना दे रही है। रोजगार पाकर अजित कुमार जैसे अनेक श्रमिकों का न सिर्फ मनोबल बढ़ा है, बल्कि उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में उनके योगदान से संकल्प शक्ति भी बढ़ी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और इसे साबित कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, जिसने वैश्विक महामारी से घबराने के बजाय इस विपत्ति काल को उत्तर प्रदेश के नए युग का सवेरा बना दिया है। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, जयवीर मावी, अभिनव माधव, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेन प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।